नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 की स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के। ये इसका वन शॉट होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। और अगर आपको नोट्स बाई करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसका व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बात करें अगर सबसे पहले बिल्डिंग कंपोनेंट की, तो हमारा जो पूरा का पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो हमारा दो पार्ट में बटा होता है। पहला सब स्ट्रक्चर और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग के केस में सब स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग का वो पूरा पार्ट है जो कि आपके ग्राउंड लेवल जो कि आपके ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। ग्राउंड लेवल आपका ये है, इसे हम लोग इस हैचिंग लाइन से डिनोट कर रहे हैं। इस ग्राउंड लेवल से नीचे का जितना भी पार्ट है वो आपका सब स्ट्रक्चर कहलाएगा। और सब स्ट्रक्चर में आपके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका फाउंडेशन और दूसरा होता है सबसॉइल। फाउंडेशन की बात की जाए, फाउंडेशन क्या होता है, तो फाउंडेशन पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब बेस के ऊपर, सब सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है। इस फाउंडेशन में सबसे नीचे जो आता है वो आता है आपका कंक्रीट बेड। सबसे नीचे आता है आपका कंक्रीट बेड के ऊपर आपके डिफरेंट या तो कंक्रीट के कॉलम्स होंगे, आरसीसी के कॉलम्स होंगे, या फिर आपके ब्रिक लोड बियरिंग वॉल्स होंगी। ये इनके उधर 15 सेंटीमीटर का यहाँ पर ऑफसेट दिया जाता है। सबसे पहला ऑफसेट दिया जाता है वो 15 सेंटीमीटर के दिया जाता है। ऑफसेट मतलब कि जितना जगह छोड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर ऑफसेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फाउंडेशन डेप्थ। फाउंडेशन डेप्थ क्या होती है कि ग्राउंड लेवल से विड्थ, जो कंक्रीट की बेड होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो फाउंडेशन डेप्थ कहलाती है। और जनरली कुछ केसेस में फाउंडेशन डेप्थ विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर होती है। अब बात करें इसके दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट जो होता है आपका इसके ऊपर, वो होता है आपका फ्लोर। ये आपका फ्लोर इसका दूसरा कंपोनेंट होता है। फ्लोर आपका कुछ पार्ट्स में मिलकर के बना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके रबल या फिर रबल फिलिंग की जाती है, जैसे मिट्टी की भराई हुआ या फिर कोई जगह पे स्टोन की, जहाँ पर जैसे इसकी अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर आपका फ्लोर बिछाया जाता है। और वो फ्लोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मोजैक फ्लोर, टाइल्स फ्लोर, ईटीसी, बहुत सारे कंक्रीट फ्लोर जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बनाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें लगभग 45 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर डीपीसी देने का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक रंग में, काले कलर में इसको डीपीसी यहाँ पर दिया गया है। डीपीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल डीपीसी और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल डीपीसी। जो वो आपका वर्टिकल डीपीसी होता है वो आपका जनरली बेसमेंट्स में यूज किया जाता है, और जबकि हॉरिजॉन्टल डीपीसी आपका बिल्डिंग्स के ग्राउंड लेवल के ऊपर वहां पर आपका यूज किया जाता है। ये आपका 2D 2 मंजिले का G+1 आपकी बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको सीढ़ी लगी होती है, जहां से स्टेप्स लगे होते हैं, जहां से आप अपने रूम में एंटर होते हैं। ये आपके लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। उसके बाद देन यहाँ पर एक सिल ब्लॉक होता है। सिल ब्लॉक के ऊपर आपका यहाँ पर डोर लगाया जाता है। इसमें आप डोर फ्रेम लगा हुआ देख सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आपका एक लिंटर लगाया जाता है, वो आपका आरसीसी का होता है जनरली। और इसके बाहर आपका वाटर शेड लगाया जाता है। इसके बाहर आपका वाटर शेड लगाया जाता है जो कि पानी को पानी को अंदर आने से बचाता है और ये इसको बाहर कर देता है। इसी के बाहर
एप्रॉन लगा हुआ होता है, जिससे कि जो भी पानी है वो आसानी से अंदर घुस ना सके। यहीं पर जनरली एप्रॉन लगाया जाता है। अब बात करें अगर इसके ऊपर आरसीसी लिंटन के ऊपर वापस से वॉल चलती है, जिसके ऊपर हमारी आरसीसी की स्लैब ढली होती है, और वो आरसीसी की स्लैब ढली होती है। देन उसके बाद कुछ ऊंचाई के ऊपर हम लोग वापस से जब दीवार चला करके अगर हमें विंडो लगानी है, तो फिर विंडो के नीचे हम लोग सिल बैंड देते हैं, और वो सिल बैंड थोड़ा बाहर हम निकाल भी देते हैं, जिससे कि हमारा पानी पानी जो है उधर अंदर ना घुसे। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक होल बना है, इसे कहते हैं हम लोग टूथिंग। ये क्या करता है, पानी को डायरेक्ट सीपेज अगर ये नहीं दिया जाएगा तो सीपेज होके या वॉल तक जा सकता है। तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको वहां से जाने से रोकता है। सिल बैंड के ऊपर आपका सिल बैंड के ऊपर आपका विंडो लगा होता है, और उसके ठीक ऊपर आपका एक लिंटल दिया जाता है। विंडो की साइज अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होती है। देन उसके ऊपर आपकी वापस से दीवार चलाई जाती है, और उसके बाद फिर आरसीसी स्लैब से छत कर दिया जाता है। यहाँ पर कॉर्निश भी स्ट्रेंथ भी देता है कुछ, और बारिश से भी बचाने का काम करता है। देन स्लैब के ऊपर पैरापेट वॉल दिया जाता है। स्लैब के ऊपर पैरापेट वॉल दिया जाता है, ताकि जो भी ऊपर टहल रहा है अगर कोई, तो वह नीचे गिरने से बच सके। इसकी हाइट जनरली नॉर्मल लोगों के कमर तक की हाइट की होती है। देन पैरापेट वॉल के ऊपर आपका कोपिंग लगा होता है। पैरापेट वॉल के ऊपर कोपिंग लगा होता है, जो कि बारिश के पानी को दीवार के अंदर जाने से बचाता है, और यह बाहर हो जाता है। यहाँ पर जो आप होल्स देख पा रहे हैं, इसी को टूथिंग कहते हैं। ये आपके थे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स। आपके जो ग्राउंड लेवल से नीचे का जो फ्लो पोर्शन है वो आपका सब स्ट्रक्चर कहलाता है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर कहला रहा है। ये थे आपके बिल्डिंग के कंपोनेंट्स। आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। अ बिल्डिंग इज जनरली मेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जिसमें सबसे पहला है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है कि फाउंडेशन इज मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर। फाउंडेशन क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। एंड मोस्ट ऑफ द फेल्योर इज प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी फाउंडेशन रेदर देन एनी अदर कॉज। क्या होता है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग के फाउंडेशंस को गलत तरीके से डिजाइन करेंगे, गलत तरीके से बनाएंगे, तो उस केस में जो आपके बिल्डिंग का ओवरऑल लोड आना है वो आपके फाउंडेशंस पर ही आना है। अगर वो गलत तरीके से डिजाइन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बिल्डिंग फेल हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो बिल्डिंग फेल करती है उनमें सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो फॉल्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन होता है, न कि कोई अदर रीजन्स भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम केस में। जो आपका सबसे मेन कॉज होता है वो होता है फॉल्ट फाउंडेशन डिजाइन। द पर्पज ऑफ फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट द एंटीसिपेटेड लोड सेफली टू द सॉइल। यानी कि फाउंडेशन का पर्पस क्या होता है कि जो भी आपके बिल्डिंग के ऊपर जितना भी लोड आ रहा है वो आपका सेफली तरीके से, जो भी हमारे फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग का जितना भी लोड आ रहा है वो सेफली सब सॉइल पर ट्रांसफर हो जाए। सब सॉइल यानी जो भी फाउंडेशन के आसपास और उसके नीचे की सॉइल होती है उसे हम लोग सब सॉइल कहते हैं। बात करें अगर प्लिंथ की, आपका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है प्लिंथ। प्लिंथ इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है आपका फ्लोर लेवल। तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, जो भी हाइट है, जो भी पार्ट है, उसे हम लोग यहाँ पर प्लिंथ कह दे रहे हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। प्लिंथ इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग प्लिंथ इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल। ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच का यह पार्ट है, यूजुअली कंस्ट्रक्टेड जस्ट एबव द फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन के जस्ट ऊपर
इसमें बनाया जाता है। इट रेजेस द सुपर स्ट्रक्चर अबव ग्राउंड टू प्रोटेक्ट इट। यह सुपर स्ट्रक्चर को ग्राउंड से ऊपर उठाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैम्पनेस। यह क्या करता है? डैम्पनेस से बचाता है, यानी कि आपके घर में जो भी सीलन आती है, जो भी पानी लग जाता है दीवारों पे, या उससे बचाता है, वाटर के सीपेज से बचाता है, और जो जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे आपका बचाता है। जो आपकी बिल्डिंग का जो थर्ड पार्ट है वो है फ्लोर, थर्ड कंपोनेंट। वॉल्स, सॉरी, वॉल्स आर वर्टिकल स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। वॉल्स क्या होते हैं? ये एक वर्टिकल एलिमेंट होते हैं। ये या तो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं या फिर नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल से मतलब है कि या तो ये लोड को बियर करेंगे या फिर लोड को ट्रांसफर नहीं करेंगे। दैट इंक्लोज और डिवाइड स्पेस विद इन अ बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग के अंदर स्पेस को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट इन केस ऑफ लोड बियरिंग वॉल्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अगर लोड बियरिंग वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। प्राइवेसी, प्राइवेसी सपोर्ट करते हैं, प्राइवेसी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, इंसुलेशन देते हैं, और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट। और एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट जैसे कि विंड हुआ, रेन हुआ, तो इन सब के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देते हैं। जो आपकी बिल्डिंग का जो चौथा कंपोनेंट है वो है फ्लोर। द फ्लोर इज द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्लोर क्या है? एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक समतल समतल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्षैतिज सतह। इन अ बिल्डिंग ऑन विच ऑक्यूपेंट्स वॉक और प्लेस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। इसके ऊपर क्या होता है कि जो भी हमारे लोग होते हैं वो या तो उसके ऊपर चलते हैं, इसके अलावा फर्नीचर्स और इक्विपमेंट्स इसके ऊपर रखे जाते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट लोड टू सपोर्टिंग एलिमेंट लाइक बीम और वॉल्स एंड प्रोवाइड फंक्शनल स्पेस फॉर एक्टिविटीज। ये जो भी लोड्स होते हैं वो बीम्स और वॉल्स के थ्रू फाउंडेशन पर ट्रांसफर कर देते हैं, और ये फंक्शनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है डोर्स एंड विंडोज। डोर्स आर मूवेबल बैरियर्स। डोर्स क्या है? एक बैरियर है जो कि मूव कर सकते हैं, अपने हिंज के अबाउट ये मूव करते हैं, दरवाजा जिससे कि खुलता और बंद होता है। दैट अलाउ कंट्रोल्ड एक्सेस एंड एग्जिट, जो कि क्या करता है? कंट्रोल्ड एक्सेस और एग्जिट प्रोवाइड करता है बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेस और रूम्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर स्पेस और रूम्स के बीच कंट्रोल एक्सेस और एग्जिट प्रोवाइड करता है। अगर आप दरवाजे को बंद कर देंगे तो कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ पाएगा। विंडोज और ओपनिंग्स इन वॉल्स। विंडोज क्या होते हैं? वॉल्स में ओपनिंग्स होते हैं। जो आपके डोर्स एंड विंडोज दो पार्ट्स हैं, इसमें जो विंडोज है वो वॉल्स के ओपनिंग होते हैं, फिटेड विथ ग्लास एंड अदर मटेरियल्स। कई जगह पे ग्लास के विंडोज लगे होते हैं, कई जगह पर लकड़ी के, कई जगह पे किसी और चीजों के। दैट प्रोवाइड नेचुरल लाइट्स, वेंटिलेशन एंड एक्सटर्नल व्यू, जो कि नेचुरल लाइट, एक्सटर्नल वेंटिलेशन और एक्सटर्नल व्यू को प्रोवाइड करते हैं। जो आपका छठा है वो है सिल, लिंटल एंड वेदर शेड। सिल इज द हॉरिजॉन्टल बॉटम पोर्शन ऑफ अ विंडो ओपनिंग। जो आपका सिल है वो क्या है? यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका विंडो है, इसका जो हॉरिजॉन्टल बॉटम पोर्शन है। Sill is the horizontal bottom portion of a window opening, usually made of stone, concrete और wood, जो कि किससे बना होता है? जनरली स्टोन से, या तो कंक्रीट से, या फिर लकड़ी से बना होता है। विच सपोर्ट्स द विंडो फ्रेम, जो कि विंडो फ्रेम को सपोर्ट करता है। एंड डायरेक्ट रेन वाटर अवे, और जो भी डायरेक्ट रेन वाटर आती है वो उसको दूर करने का काम करता है। लिंटल इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। लिंटल क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, प्लेस्ड एबव डोर्स और विंडो टू सपोर्ट द वॉल लोड एबव ओपनिंग्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका डोर्स है,
ये आपका यहाँ पर डोर है। अब इस डोर के ऊपर यहाँ पर जो पार्ट लगा हुआ है ये है आपका लिंटल। इसके अलावा यहाँ पर आप विंडो देख पा रहे हैं, विंडो के ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है ये भी क्या है, लिंटल है। ये क्या करता है कि जितनी दूर पर डोर या विंडो लगा होगा उतनी दूर पर तो आपका जो उसके ऊपर जो भी ईंट होगी या फिर पत्थर होंगे उस स्ट्रक्चर एलिमेंट का लोड डायरेक्ट हमारे डोर या विंडो पर ना आए, इसके लिए लगाया जाता है, जो कि इसको साइड्स में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड या फिर वेदर शेड, इसको सन शेड या फिर छज्जा भी कहते हैं, जो कि आपने अपने घरों पर देखे होंगे। इट इज अ प्रोजेक्शन एबव डोर्स एंड विंडोज। यह डोर्स और विंडो के ऊपर के प्रोजेक्शन होते हैं, इनके बाहर निकले होते हैं, डेट प्रोटेक्ट ओपनिंग्स फ्रॉम रेन्स एंड सनलाइट, जो कि ओपनिंग्स को बारिश से और धूप से बचाते हैं। जो आपका सातवां कंपोनेंट है वो है रूफ। रूफ आर द टॉप कवरिंग ऑफ द बिल्डिंग। रूफ क्या होती है? बिल्डिंग के टॉप कवरिंग पोर्शन होता है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटीरियर फ्रॉम रेन, सन, विंड एंड अदर इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। इनका काम क्या होता है कि यह रूम के अंदर के पार्ट को बारिश से, धूप से, हवा से और अदर इन्वायरमेंटल एलिमेंट से बचाती हैं। जो आपका आठवां होता है वो है स्टेप्स एंड स्टेयर्स। स्टेप्स आर इन इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स। स्टेप्स क्या होते हैं कि ये एक इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स होते हैं यूज टू असेंड और डिसेंड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, जो कि बिल्डिंग के डिफरेंट लेवल्स पर ऊपर और नीचे आने जाने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली फाउंड इन स्मॉल हाइट चेंजेस, जो कि स्मॉल हाइट चेंजेस में होते हैं। जैसा कि आप अपनी सीढ़ी पर देखते होंगे, जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वो काफी कम कम ऊंचाई पर होती है, वही आपके स्टेप्स हैं। स्टेयर्स आर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। स्टेयर्स क्या होती हैं? सीरीज होती हैं स्टेप्स की। जब कई सारे स्टेप्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वह स्टेयर्स बन जाता है, जिसे हम लोग सीढ़ी कहते हैं। अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस टू प्रोवाइड एक्सेस बिटवीन फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। ये एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं जो कि बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स में एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। ऑफन इंक्लूड्स लैंडिंग, हैंडरेल्स एंड बालूस्टर्स फॉर सेफ्टी एंड सपोर्ट्स। इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंडिंग्स इंक्लूड होता है, यानी कि बिल्डिंग के 2 फ्लोर पर जहां पर 2 फ्लाइट्स आपस में जाती हैं, इन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो लैंडिंग्स बेसिकली होती क्या है कि जहां पर आप सीढ़ी स्टेप्स विश्राम करती है, आराम से रुकती है। हैंडरेल्स यानी कि जो आप रेलिंग्स पे जो आप हाथ पर जो रख के चलते हैं वो हैंडरेल्स होता है। और बॉलस्टर्स फॉर सेफ्टी एंड सपोर्ट, सेफ्टी और सपोर्ट के लिए लगे होते हैं। जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है फिनिश फॉर वॉल्स। वॉल फिनिश आर अप्लाइड टू इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल सरफेस। वॉल फिनिश क्या होता है? यह इंटीरियर या एक्सटीरियर वॉल सरफेस पर अप्लाई किए जाते हैं टू इनहेंस अपीयरेंस को इनहेंस करने के लिए, डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो आपके सबसे कॉमन टाइप के वॉल फिनिश है वो है प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वॉलपेपर्स, क्लैडिंग, टाइल्स और टेक्सचर कोटिंग। नेक्स्ट बात करें अगर यूटिलिटी फिक्सचर्स की। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी फिक्सचर्स। यूटिलिटी फिक्सचर्स आर परमानेंट और सेमी परमानेंट इंस्टॉलेशन। ये या तो परमानेंट हो सकते हैं या फिर सेमी परमानेंट इंस्टॉलेशन होते हैं that provides essential building services like water, electricity and sanitation, जो कि बिल्डिंग्स को इसेंशियल जो सर्विसेज हैं जैसे कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन वो इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, इनमें कौन कौन से हमारे फिक्सचर्स आते हैं तो वो है वॉश बेसिन, सिंक्स, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, लाइटिंग फिक्सचर्स एंड वाटर टैप्स। अब बात करें अगर कि प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग की। बिल्डिंग प्लानिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? ये आपके एग्जाम का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे
पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है एस्पेक्ट। द एस्पेक्ट ऑफ द रूम रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ रूम विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट एंड ब्रीज। यानी कि आपका सूर्य की रोशनी कहाँ से किस ओर आ रही है और हवा किस ओर से किस ओर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रूम्स की डिजाइन करते हैं, उसका ओरिएंटेशन करते हैं और उसे ही हम कहते हैं एस्पेक्ट। रूम शुड बी लोकेटेड टू रिसीव मैक्सिमम नेचुरल लाइट एंड एयर अकॉर्डिंग टू देयर यूज। हमें अपने रूम्स की डिजाइन इस तरह से करनी चाहिए ताकि हमारा बिल्डिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर हमें प्राप्त हो सके अपने यूज के अकॉर्डिंग। जो आपका दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रोस्पेक्ट। जो आपका दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट रेफर्स टू द व्यू फ्रॉम द बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग के ओर से हमारे आसपास का व्यू कैसा दिख रहा है, ये है हमारा प्रोस्पेक्ट। द बिल्डिंग शुड बी प्लान टू प्रोवाइड प्लीजेंट व्यू फ्रॉम important रूम्स लाइक लिविंग रूम, बेडरूम, while अवॉइडिंग अनप्लीजेंट साइट। यानी कि हमारी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हम अपने खिड़की या फिर दरवाजे से बाहर का नज़ारा देखें तो फिर हमें हमारे आंखों को सुकून मिले। ऐसा ना हो कि जो है हमारा पूरा मूड खराब हो जाए। जैसे कि अगर आप सुबह उठ करके अपनी खिड़की से पहाड़ों को देखेंगे तो वो आपके दिल को सुकून देगा, लेकिन वही अगर आप उसमें शमशान घाट देख लेंगे उसी के ठीक सामने, तो फिर वहां पर आपके मन को काफी बेचैनी हो जाएगी। इसलिए प्रोस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्डिंग के डिजाइन में। जो आपका थर्ड है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स पोजिशनिंग द बिल्डिंग इन रिलेशन टू नेचुरल फैक्टर्स लाइक सन, विंड एंड रेन। यानी कि बिल्डिंग को ऐसे पोजीशन में करना ताकि हमारे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं सन, विंड और रेन, उसके अकॉर्डिंग हमारे अच्छे से बिल्डिंग का यूज हो पाए। अ प्रॉपरली ओरिएंटेड बिल्डिंग इंश्योर थर्मल कंफर्ट, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन थ्रू द ईयर। यानी कि अगर कोई बिल्डिंग को प्रॉपर ओरिएंटेड तब कहा जाएगा जब उसमें थर्मल कंफर्ट हो, यानी कि हमें गर्मी के मौसम में अगर हमें ज्यादा गर्मी ना पड़े, हमें ठंडा कंफर्ट मिले और ठंडी के मौसम में गर्म कंफर्ट मिले, उसमें लाइट पूरे साल अच्छी तरह से आती हो और उसमें वेंटिलेशन थ्रू आउट द ईयर काफी अच्छा हो, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपरली ओरिएंटेड बिल्डिंग्स। जो आपका चौथा प्रिंसिपल है वो है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग रेफर्स टू द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ रूम्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। यानी इसका मतलब है कि हमें जिस हिसाब से हमें अपने काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कैसा रूम का जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसी को, उसके लॉजिकल अरेंजमेंट को हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। रिलेटेड रूम्स शुड बी लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। जो भी रिलेटेड रूम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, सच एज डाइनिंग रूम नियर द किचन एंड बेडरूम नियर द टॉयलेट। आपका जो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल विद इन द बिल्डिंग। सर्कुलेशन क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर लोगों का जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। इट शुड बी स्मूथ, कन्वीनियंट एंड वेल प्लान्ड। ये काफी स्मूथ होना चाहिए, काफी सुविधाजनक होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए और अच्छे से प्लान किया हुआ होना चाहिए। इट इंक्लूड्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में आपके कॉरिडोर्स और हॉल्स आ जाते हैं और वर्टिकल सर्कुलेशन में आपके स्टेयर्स और लिफ्ट आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उसमें चलते हुए उनको परेशानी महसूस हो, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कुछ अच्छी चीजों की फीलिंग्स आए। जो आपका नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड विजिबिलिटी एंड नॉइज। यानी कि आप को ऐसा व्यू चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यू जो कि आपके मन को प्रभावित कर रहा है बुरे तरीके से, या फिर आपके शोर्स आसपास के, उससे प्रोटेक्शन को हम लोग
प्राइवेसी कहते हैं। प्राइवेट एरिया लाइक बेडरूम्स एंड बाथरूम शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम पब्लिक एरिया लाइक ड्राइंग रूम एंड एंट्रेंस। यानी कि जो आपके बेडरूम और बाथरूम्स हैं वो पब्लिक एरिया जैसे कि ड्राइंग रूम और एंट्रेंस से आइसोलेट होने चाहिए ताकि प्राइवेसी मेंटेन की जा सके, जो कि एक बिल्डिंग के डिजाइन करते समय काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है सैनिटेशन। प्रॉपर सैनिटेशन इज इसेंशियल फॉर अ हेल्दी इन्वायरमेंट। यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हमारा प्रॉपरली सैनिटेशन नहीं रहेगा तो फिर बिल्डिंग में रहने वाले आसपास के लोग काफी जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। द बिल्डिंग शुड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड वेस्ट डिस्पोजल टू मेंटेन हाइजीन। जो आपका बिल्डिंग है उनमें प्रॉपरली अरेंजमेंट होना चाहिए किसके लिए? वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज के लिए और वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ताकि हाइजीन को, स्वच्छता को मेंटेन किया जा सके। जो आपका अगला प्रिंसिपल है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ फ्यूचर मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन द यूज ऑफ स्पेस विदाउट मेजर अल्टरेशंस। यानी कि हमें अपने बिल्डिंग की डिजाइन इस प्रकार से करनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर हमें कभी कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो हम उसमें स्पेस में बिना कुछ बहुत ही अधिक चेंज किए हुए हम उसको अपने अल्टर मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकें। जैसे कि अ गेस्ट रूम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्टडी और ऑफिस रूम। यानी कि जो गेस्ट रूम है उसे इन फ्यूचर स्टडी और ऑफिस रूम में यूज किया जा सकता है। जो आपका अगला प्रिंसिपल है वो है इकोनॉमी। द डिजाइन शुड इंश्योर इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्पेस, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस। यानी कि जो भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो ये इंश्योर करे कि हमारे स्पेस का, हमारे मटेरियल्स का और हमारे रिसोर्सेस का काफी इकोनॉमिकल यूज हो। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी इन द लेआउट शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर हम लोग काफी अधिक कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएंगे अपने स्ट्रक्चर्स को तो फिर यह काफी अधिक अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और इसका मेंटेनेंस करना भी काफी कॉस्टली हो जाएगा। जो आपका अगला प्रिंसिपल है वो है एलिगेंस। एलिगेंस रेफर टू द एस्थेटिक अपील ऑफ द बिल्डिंग। अल्टीमेटली जब हम लोग अपने घर को बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर काफी सुंदर दिखे और हमारे आसपास के पड़ोसी उससे जलें। तो एलिगेंस रेफर्स टू द एस्थेटिक अपील ऑफ द बिल्डिंग। एस्थेटिक मतलब कि हमारे मन को सुंदरता मिले, हमारे मन को सुकून मिले, बिल्डिंग हमारा सुंदर दिखे। तो यह बिल्डिंग के सुंदर दिखने वाली चीज को यह रेफर करता है। द अपीयरेंस शुड बी सिंपल, प्लीजिंग एंड इन हार्मोनी विद सराउंडिंग्स। जो हमारा अपीयरेंस है वो सिंपल होना चाहिए, काफी देखने में सुंदर होना चाहिए और आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से हार्मोनी में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, कंसिडरिंग फॉर्म, कलर एंड प्रपोर्शन। जो कि कलर प्रपोर्शन इन सबको कंसीडर करते हुए करना चाहिए। इसका जो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, आप पिंक सिटी जयपुर वहां चले जाइए या फिर आप बनारस में चले जाइए तो वहां पर आपको एक जैसे बिल्डिंग्स दिखेंगे या फिर एक जैसी कलर्स उसके आसपास के दिखेंगे। तो वह एलिगेंस को ही रेफर करता है। जो आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। द बिल्डिंग शुड प्रोवाइड कंफर्ट टू इट्स यूजर्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जो आपका बिल्डिंग है वो अपने यूजर्स को टेम्परेचर, शोर या फिर आसानी से एक्सेस के रूप में कंफर्ट देना चाहिए। प्रॉपर रूम साइज, लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड अरेंजमेंट कंट्रीब्यूट टू कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अगर आपके रूम का साइज प्रॉपरली मेंटेन्ड है, अगर आपके रूम में अच्छे से लाइटिंग आ रही है, वेंटिलेशन आ रहा है और अरेंजमेंट आपके रूम में अच्छा है तो यह वहां पर रहने वाले लोगों को कंफर्ट और कन्वीनियंस में कंट्रीब्यूट करेगा। जो आपका अगला प्रिंसिपल है वो है लाइट एंड वेंटिलेशन। एडिक्वेट नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन आर इसेंशियल फॉर अ हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट। प्रॉपरली नेचुरल लाइट और जो वेंटिलेशन है वो रूम में रहने वाले लोगों के लिए, उनके हेल्थ के लिए काफी इसेंशियल होता है। विंडोज शुड बी लोकेटेड टू अलाउ सनलाइट एंड एयर फ्लो
reducing the need for artificial lighting and cooling। यानी विंडोज इस प्रकार से लोकेट करना चाहिए ताकि यह मैक्सिमम सनलाइट और एयर फ्लो को अंदर आने दे, और जो कि आर्टिफिशियल लाइट और कूलिंग को रिड्यूस करता है, आपके ओवरऑल कॉस्ट को बचाता है। जो आपका लास्ट प्रिंसिपल है वो है सिक्योरिटी। द बिल्डिंग शुड बी डिजाइन टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड एक्सीडेंट। जो आपका बिल्डिंग है वो इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए ताकि यह चोरों से, आग से और किसी एक्सीडेंट से बच सके, सेफ रह सके। दिस इंक्लूड्स सिक्योर डोर्स एंड विंडोज, इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ये आप क्या क्या इंक्लूड करता है कि सिक्योर डोर्स एंड विंडोज, सुरक्षित दरवाजे और खिड़कियां, इमरजेंसी एग्जिट को इंश्योर करता है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। अब बात करें हमारे अगले टॉपिक की, वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल की जब हम लोग बिल्डिंग को बनाने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग सॉइल की जो जांच करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल। Preliminary investigation of soil is the first and basic step in geotechnical investigation for foundation work and other purposes। जब भी हम लोग कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो उनमें जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है और बेसिक स्टेप होता है वो हम लोग का होता है सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना। यानी कि उसके बिहेवियर, उसकी स्ट्रेंथ, उसमें जो भी आपके मॉइस्चर्स हैं उन सबको डिटरमाइन करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर का लोड आना है वो आपकी सॉइल पर ही आना है। तो सबसे पहले उस सॉइल की ही जांच जरूरी है कि क्या वह सॉइल हमारे उस स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो उस पर कौन कौन से अपने अरेंजमेंट कर सकें ताकि हमारा जो सॉइल है वो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग सुटेबल हो सके। क्योंकि हमारा जो सॉइल होता है उसमें हम लोग कोई भी पहले आर्टिफिशियल तरीके से उसे हम नहीं बना सकते हैं। इट इज अ क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्वे। यह एक काफी तेज और कॉस्ट इफेक्टिव सर्वे है, कंडक्टेड बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, जो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले किया जाता है। इट्स गोल इज टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ सॉइल। इसका गोल क्या होता है? सॉइल के बारे में एक जनरल आइडिया ले लेना, एंड साइट कंडीशंस, और साइट कंडीशंस के बारे में, टू डिसाइड वेदर द लैंड इज सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो गोल होता है वो ये होता है कि हम सॉइल और साइट कंडीशंस के बारे में एक जनरल आइडिया ले लें ताकि हम ये पता लगा पाएं कि वो जो हमारी जमीन है वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है या नहीं, और उस जमीन पर हम लोग को कौन से टाइप का फाउंडेशन को हमें बनाना है। Soil exploration consists of determining the profile of the natural soil deposits at the site। Soil exploration में क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारे नेचुरल सॉइल डिपॉजिट साइट पर हैं उनकी प्रोफाइल को डिटरमाइन करते हैं, उसको प्रोफाइल को पता लगाते हैं, टेकिंग द सॉइल सैंपल्स को लेते हैं, और यह पता अपनी उस सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को लेबोरेटरी टेस्ट और साइट टेस्ट के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल के। तो टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट एट द साइट, यानी कि हमारे साइट पर कौन कौन से टाइप, किस तरह का सॉइल हमारा प्रेजेंट है, इसको हम आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। टू चेक इफ द सॉइल इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यह चेक करते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है या नहीं। टू लोकेट एनी वीक और प्रॉब्लमेटिक लेयर ऑफ सॉइल, यह हम लोग लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं इसमें कोई कमजोर या फिर प्रॉब्लम करने वाली सॉइल की लेयर तो नहीं है। टू एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉइल ऑफ फॉर फाउंडेशन, यानी कि हमारे फाउंडेशन के लिए जो स्ट्रॉन्ग सॉइल है उसकी कितनी डेप्थ होगी, इसको हम लोग एस्टिमेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा टू फाइंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि उस सॉइल के नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वह हमारे और सरफेस से कितने डेप्थ पर है,
इसको हम लोग पता लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू डिसाइड इफ डिटेल सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, यानी कि अगर हमारे अगर हमारे रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो हमें डिटेल सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या नहीं। टू गेट एन आइडिया ऑफ सॉइल्स बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी, उसकी धारक क्षमता है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके बारे में एक आइडिया लगाने का प्रयास करते हैं। टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स लाइक क्रैक्स एंड सेटलमेंट्स, अगर हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम लोग फ्यूचर प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रैक और सेटलमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। टू हेल्प इन प्लानिंग द टाइप ऑफ फाउंडेशन, यानी कि किस प्रकार का फाउंडेशन है, इसको किस प्रकार के फाउंडेशन बनाना चाहिए, इसकी प्लानिंग में हेल्प करता है। टू एस्टिमेट द कॉस्ट रिलेटेड टू सॉइल एंड फाउंडेशन वर्क, यानी कि हम जब अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेंगे तो हमें जितना सॉइल वर्क करना पड़ेगा और फाउंडेशन वर्क करना पड़ेगा उसमें हमारे कितनी कॉस्ट आएगी, इसके एस्टिमेशन के लिए भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल जरूरी होता है। अब बात करें कि हम लोग ये करते कैसे हैं इसको, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स, जिनमें सबसे पहले है आपका साइट सिलेक्शन, यानी कि सबसे पहले तो आपको अपने साइट का पता होना चाहिए, साइट का चुनाव करना चाहिए। A suitable site is selected based on project requirement, accessibility, topography and land availability, यानी कि एक आप सबसे पहले एक सुटेबल साइट को सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, जो जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके, उसकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग एंड लैंड अवेलेबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे लैंड्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने साइट का सिलेक्शन करते हैं। द साइट शुड बी फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, वीक सॉइल्स और फ्लड जोन्स, यानी कि जो हमारा साइट है वो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स जैसे कि भूकंप हुआ और भी बाकी चीजें उससे दूर होना चाहिए, बाढ़ क्षेत्रों से दूर होना चाहिए और कमजोर सॉइल जहाँ पे हो उससे हमारा साइट दूर होना चाहिए। जो आपका सेकेंड स्टेप होता है साइट सर्वे, जब आपने साइट को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हम लोग साइट का सर्वे करते हैं। अ फिजिकल सर्वे ऑफ द साइट इज डन टू ऑब्जर्व ग्राउंड फीचर्स सच एज स्लोप, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड विजिबल सॉइल टाइप, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइट पर जाकर के एक फिजिकल सर्वे करते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राउंड का फीचर्स कैसा है, जैसे कि इसकी स्लोप कैसी है, इसका ड्रेनेज कैसा है, इसमें कितनी मात्रा में घास और पत्तियां हैं, वेजिटेशन है, और देख करके हम लोग एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सॉइल का टाइप कौन सा है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई लो लेइंग ऑन और प्रॉब्लमेटिक एरियाज, यह आपके लगभग प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है उसको लोकेट करने में हेल्प करता है। जो आपका थर्ड स्टेप होता है वो होता है डाटा कलेक्शन एंड रिसर्च। प्रीवियस रिकॉर्ड्स लाइक बोरहोल्स लॉग्स, soil test reports, geological and topographical maps, and nearby construction data are collected and studied, यानी कि पीछे जो भी बोरहोल्स हुए हैं, बोर किए गए हैं, सॉइल टेस्ट की जो इसके आसपास के या फिर प्रीवियस में जो भी रिपोर्ट्स हैं वो, इसके आसपास की जियोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल मैप्स इसको लेकर के, और जो आसपास के कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां से जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसको कलेक्ट करके उसकी स्टडी करते हैं। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सब सरफेस कंडीशन विदाउट इमीडिएट टेस्टिंग, यानी कि इससे हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि वहाँ के सब सरफेस की कंडीशन कैसी है बिना इमीडिएटली टेस्टिंग किए हुए। वो तो हम लोग बाद में करते हैं, वो एक हम लोग को आइडिया मिल जाता है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज। अ प्लान इज मेड टू डिसाइड हाउ मेनी सैंपल्स आर नीडेड फ्रॉम विच लोकेशंस एंड द व्हाट डेप्थ, यानी कि एक प्लान बनाया जाता है यह डिसाइड करने के लिए कि कितने अमाउंट में हमें सैंपल्स लेने हैं और किन किन लोकेशंस पर लेने हैं और कितने डेप्थ पर लेने हैं, इसके लिए हम लोग सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जो आपका द नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ सैंपल्स आर डिपेंड ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर,
यानी कि जो भी कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने हैं, उनकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रक्चर का टाइप और साइज कैसा है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फील्ड सैम्पलिंग। जब हमने स्ट्रेटजी बना ली तो उसके बाद हम लोग उसको सॉइल सैंपल्स को ट्रायल पिट्स, ऑगर बोरिंग और प्रोब होल्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में हम सॉइल मैकेनिक्स में बताएंगे, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बोथ डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सैंपल्स मे बी टेकन फॉर फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सैंपल्स दोनों फील्ड और लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इनका भी अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। जो आपका अगला स्टेप होता है वो होता है फील्ड टेस्टिंग। सिंपल टेस्ट लाइक पेनेट्रेशन, रेजिस्टेंस, मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई स्ट्रेंथ, फील्ड टेस्ट एंड रिबन टेस्ट आर कंडक्टेड एट साइट। ये आपके कुछ टेस्ट के नाम हैं जो कि साइट पर किए जाते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जियोटेक में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको याद कर लीजिए। ग्राउंड वाटर लेवल इज ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग बोरिंग और पिट एग्जीक्यूशन। यानी कि जो आपकी ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऑब्जर्व किया जाता है बोरिंग के दौरान और पिट एक्सक्यूवेशन के दौरान। नेक्स्ट स्टेप में होता है लेबोरेटरी टेस्टिंग। Collected samples are tested in the lab for properties like grain size distribution, Atterberg limits, moisture content, specific gravity etc. यानी कि जब हम लोग सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो उससे हम लोग को प्राप्त चलता है कि ग्रेन साइज, जो भी उसके ग्रेन्स हैं उनके साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एटरबर्ग लिमिट्स ये भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। मॉइस्चर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी की। These tests help in accurately identify the soil behavior. इन टेस्ट के द्वारा हम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सॉइल का बिहेवियर कैसा है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सॉइल क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट, सॉइल इज क्लासिफाइड यूजिंग सिस्टम्स लाइक IS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉइल को डिफरेंट उस एस्पेक्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे। ये केवल इसमें दो ही बताए गए हैं, और भी क्लासिफिकेशन के मेथड्स होते हैं, तो ये हम लोग भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड। यह डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमारे बिल्डिंग के लिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है। जो आपका अगला और लास्ट स्टेप होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द रिजल्ट्स अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। यानी कि हमें जितने भी रिजल्ट इसमें प्राप्त होंगे उसको एनालिसिस करके एक रिपोर्ट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और इस रिपोर्ट में सॉइल का टाइप कैसा है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, और फाउंडेशन के लिए जो रिकमेंडेड डिजाइन है या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर नीड है तो उसको हम लोग उस रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी यानी एसबीसी ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया which the soil can safely bear without the risk of shear failure or excessive settlement after apply a safety factor। यानी कि जो हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो हमारे फाउंडेशन, हमारे सॉइल का वो मैक्सिमम लोड है पर यूनिट एरिया पे जहां पर वो सॉइल बिना शियर फेलियर हुए या फिर बिना एक्सेसिव सेटलमेंट के, वो विदाउट उसके रिस्क के उस मैक्सिमम लोड को वियर कर सकती है जब उस पर सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया जाता है लोड अप्लाई करने के बाद। अगर बात करें इसके फाउंडेशन, इसके फॉर्मूला की, तो वो होता है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर टन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करें कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग bearing capacity of soil. The bearing capacity of soil depend upon several factors that influence the strength, stability and behavior of soil
अंडर लोड। जो भी इसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को और सॉइल के बिहेवियर को जब इस पर लोड लगाया जाता है। इसमें कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला है टाइप ऑफ सॉइल्स। हमारे सॉइल की टाइप कैसी है? कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक ग्रेवल एंड सैंड हैव हायर बियरिंग कैपेसिटी देन फाइन ग्रेन सॉइल। यानी कि जो हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल हैं उनकी कैपेसिटी हाई बियरिंग कैपेसिटी होती है फाइन ग्रेन सॉइल की तुलना में, जैसे कि क्ले एंड सिल्ट। यानी कि अगर हमें कहीं अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है तो हम लोग ग्रेवल और सैंड को प्रेफर करेंगे, न कि क्ले एंड सिल्ट को। जो आपका अगला फैक्टर है वो है डेंसिटी और कॉम्पैक्शन। वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल हैव हायर स्ट्रेंथ एंड बेटर लोड बियरिंग कैपेसिटी। जो आपकी वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है उनकी डेंसिटी अधिक होती है, उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वह अधिक अच्छे से उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो जाती है। जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है वो है मॉइस्चर कंटेंट। टू मच वाटर रिड्यूसिंग बियरिंग कैपेसिटी स्पेशली इन क्लेई सॉइल। अगर आपके सॉइल कंटेंट में काफी अधिक मात्रा में वाटर है तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी को लो कर देगा, और इसका जो स्पेशल केस होता है वो होता है क्ले सॉइल। नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डीपर फाउंडेशन रेस्ट ऑन मोर कंपैक्टेड सॉइल एंड हैव हायर बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू कॉन्फिनमेंट। यानी कि जो आपके डीपर फाउंडेशन होते हैं वो रेस्ट ऑन मोर कॉम्पैक्ट सॉयल, वो काफी अधिक कॉम्पैक्टेड सॉयल पर रेस्ट करते हैं और उनकी बियरिंग कैपेसिटी भी हाई होती है, क्योंकि उनके आसपास जो भी एरिया होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो काफी अधिक होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। वाइडर फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर अ लार्ज एरिया एंड स्लाइटली इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी। जो आपकी जितनी भी चौड़ी फाउंडेशन होगी वो काफी लार्ज एरिया पे आपके सुपर स्ट्रक्चर के वेट को ट्रांसफर करेगी और इससे बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर टेबल। हाई वाटर टेबल रिड्यूस इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल डिक्रीजिंग द बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि वाटर टेबल जितना ही कम होगा, जितना ही अधिक होगा, वह इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगा। इसकी वजह से हमारी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है वो है सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। लेयर्ड और लूज सॉइल है लोअर स्ट्रेंथ। जो आपकी लेयर्ड या फिर लूज सॉइल होती हैं उनकी स्ट्रेंथ काफी लो होती है। यूनिफॉर्म डेंस एंड वेल ग्रेन्ड सॉइल्स हैव बेटर कैपेसिटी। जो आपकी यूनिफॉर्म डेंस और वेल ग्रेडेड सॉइल होती हैं उनकी बियरिंग कैपेसिटी काफी अधिक होती है। जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है वो है शेप ऑफ फाउंडेशन। स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग हैव हायर बियरिंग कैपेसिटी देन रेक्टेंगुलर वंस फॉर द सेम एरिया। यानी कि सेम एरिया के लिए आपका स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग जो होगी वो उनकी बियरिंग कैपेसिटी काफी हाई होगी एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर के केस में, जबकि उनका एरिया सेम हो। जो आपके नेक्स्ट फैक्टर है वो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल कैन बियर मोर लोड फॉर अ शॉर्ट टाइम और टेम्पररी लोड देन फॉर अ लॉन्ग टाइम और परमानेंट लोड। यानी कि अगर सॉइल पर शॉर्ट टाइम के लिए अगर अधिक लोड लगाया जा रहा है तो वह उसे बियर कर लेगा, लेकिन अगर वही लॉन्ग टाइम के लिए उस पर लगाया गया यानी कि परमानेंट लोड के रूप में, तो फिर उसको बियर करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर और वाइब्रेशन। लोड फ्रॉम एडजेसेंट बिल्डिंग और ट्रैफिक वाइब्रेशन कैन वीकन द सॉइल एंड रिड्यूसिंग बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि आसपास के स्ट्रक्चर्स, अगर हमारे सॉइल के आसपास स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, या फिर उसके आसपास वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो फिर वो हमारे सॉइल को कमजोर कर देगा और उसकी बियरिंग कैपेसिटी को वो रिड्यूस कर देगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यानी कि हमारे सॉइल की कौन कौन सी अलग अलग बियरिंग कैपेसिटी होती हैं।
सबसे पहला है उसमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या फिर QU। द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल कोलैप्स इज कॉल्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि फाउंडेशन के बेस पर वो लगाया गया टोटल प्रेशर जिस पर जो है सॉइल कोलैप्स कर जाती है वो उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। जो आपका सेकेंड है वो है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या फिर QNU। इसे QNU से डिनोट करते हैं बाय इग्नोरिंग ओवरबर्डन प्रेशर फ्रॉम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वी विल रिजल्ट इन नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से अगर हम लोग ओवरबर्डन लोड को रिड्यूस कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो फिर वो आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। ये वो जो ओवरबर्डन प्रेशर होता है वो आपके ग्राउंड लेवल और फाउंडेशन के बीच जो सॉइल की फिलिंग होती है, ग्राउंड लेवल और फाउंडेशन के बेस के बीच की, उसकी वजह से जो प्रेशर आता है वो आपका ओवरबर्डन प्रेशर होता है। और अगर अल्टीमेट अगर बियरिंग कैपेसिटी में से अगर हम लोग ओवरबर्डन प्रेशर वाले को घटा दे तो फिर वो हमें नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QNU देगा। इसका फॉर्मूला होता है QU माइनस गामा DF, जहां पे DF आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है और गामा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो आपका नेक्स्ट है वो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी या फिर QNS। बाय टेकिंग ओनली shear failure, the net ultimate bearing capacity is divided by certain factors of safety that will provide the net safe bearing capacity। यानी कि अगर हम लोग केवल shear failure की वजह से अगर केवल shear failure कंसीडर किया जा रहा है तो उस समय नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने पर, जो कि सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो हमें नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी या फिर QNS प्राप्त होगा। जो हमारा चौथा पॉइंट होता है वो होता है ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी या फिर QS। व्हेन अल्टीमेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, इट विल प्रोवाइड अ टोटल और ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जब अल्टीमेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हमें ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्राप्त होती है। ये होता है QU अपॉन F। जो हमारा अगला बियरिंग कैपेसिटी है वो है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर, इसको QNP से डिनोट करते हैं। द प्रेशर विद विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल सेटलमेंट इज कॉल्ड नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। जो प्रेशर सॉइल बिना अलाउएबल सेटलमेंट बिना प्रेशर को एक्सीड किए अलाउएबल सेटलमेंट, यानी कि द प्रेशर with which the soil can carry without exceeding the allowable settlement। यानी कि सॉइल को जितना सेटलमेंट अलाउ है उसको उससे ज्यादा सेटल किए हुए बिना सॉइल जितना प्रेशर ले सकती है वो उसका कहलाता है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। इसको QNP से डिनोट करते हैं। जो आपका अगला सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो है नेट अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी QNA। दिस इज द प्रेशर वी कैन यूटिलाइज फॉर द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। इस प्रेशर को हम लोग फाउंडेशन के डिजाइन के लिए यूटिलाइज करते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू नेट से बियरिंग कैपेसिटी, नेट से बियरिंग प्रेशर। यह उस केस में नेट से बियरिंग प्रेशर के बराबर होता है अगर QNP QNS से ज्यादा हो। यानी कि जो हमारा नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर है वो आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी से अधिक हो, उस केस में होता है। इफ द रिवर्स केस इट इज सिमिलर टू नेट सेफ सेटलमेंट। अगर QNS QNP से ज्यादा हुआ तो फिर यह नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर के बराबर हो जाता है।